नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे आपके पैसों की कि फंसे हैं पैसे अब मिलेंगे ऐसे। बताएंगे कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जो घपला घोटाला हुआ और जिसकी वजह से आरबीआई ने उसकी फंक्शनिंग पर रोक लगा दी, अब उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स फंस गए हैं जिनके डिपॉजिट्स वहां पर हैं। अब ये कैसे मिलेंगे वापस? नियम तो है कि आपके 5 लाख रुपए तक इंश्योर हैं, लेकिन उस नियम से पैसे निकालने के लिए कितना वक्त लगता है, कितने पैसे आपको मिलते हैं, कितनी किस्तों में मिलते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब जान लेना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से सब बढ़िया लगता है कि इतना पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वो रास्ता इतना सीधा नहीं होता। और इसके अलावा कई और सवाल है। मसलन अगर बैंक में आपका खाता था, आपकी कोई एसआईपी चल रही है, आपका कोई लोन चल रहा है जिसके पैसे यहाँ से कटते थे, अब उन सबका क्या होगा? क्या आप वहाँ डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे? तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो मन में होंगे। और इससे भी बड़ा एक सवाल, कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो गाए बगाए हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं? कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसी घटना घट जाए जहां पर गबन हो जाए, लोगों के पैसे फंस जाएं, कोई नई बात नहीं है। तो अगर आप भी कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता रखते हैं या फिर कभी खुलवाने का सोचते हैं क्योंकि वहां पर 1-1.5% ज़्यादा ब्याज मिलता है, जीरो बैलेंस अकाउंट चल जाता है, तो फिर किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आज आपको समझाएंगे। तो घटना एक है, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत सारे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो फंस गया है अब वो इससे बाहर कैसे आएगा। और कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शामिल हो रहे हैं यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर.के. टक्कर साहब और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मटपाल साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं कि अब ये घटना तो घट गई है, अब जो लोग फंसने थे वो फंस चुके हैं। ठीक, एक नियम है जहां पर 90 दिन में आपको पैसा मिलेगा, आपका 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगी, क्या कोई शर्तें होती हैं, क्या कोई अलग से नियम होते हैं जिसके बारे में तभी पता चलता है जब ऐसा हो जाए कि भाई ये इतना आसान नहीं है, और फिर आगे बहुत सारी बातें। तो शुरुआत उस पैसे से ही करते हैं क्योंकि सबका करीब करीब 1.25 लाख लोगों का एक सवाल है मन में कि मेरा पैसा कैसे मिलेगा, 5 लाख भी कैसे मिलेगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो क्या वो नहीं मिलेगा? इन सब के क्या जवाब होंगे सर? विपिन जी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो नियम है कि एक बैंक में 5 लाख रुपए तक का आपका डिपॉजिट जो है वो क्रेडिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत इंश्योर्ड होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 90 डेज में, और वो मिल भी जाना चाहिए, लेकिन इसमें डिले हो सकता है। वो कई वजह से हो सकता है कि आप कब इसके लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि कोई अलग से नहीं, बैंक ही आपको इसमें मदद करेगा कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसमें टाइम लगता है। चलिए, यहां पर एक बात तो यह है कि मान लीजिए अगर बात करें इस वक्त न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की, तो हो सकता है टाइम पर मिल भी जाए। लेकिन जो आप शुरुआत में कह रहे थे कि कोऑपरेटिव बैंक के जो भी हमने देखा है कई बार कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आप कोऑपरेटिव बैंक में पैसा मत रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो ऐसा ब्लाइंडली नहीं बोला जा सकता। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं हम देखते रहते हैं कि बार बार होती रहती हैं। और ऐसे में मैं आपको एक बात बताऊंगा विपिन जी, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि यहां पे तो ठीक है, बैंक ने इमीडिएटली बोल दिया है कि आप बैंक मतलब लाइसेंस उसका रद्द कर रहे हैं तो पैसा आपको मिल जाएगा। बट अगर आप कपोल कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम्पल लें, जहां कई साल तक ना तो बंद हुआ और ना ही लोगों को, क्योंकि जब बंद होगा लाइसेंस कैंसिल होगा तभी मौका मिलेगा कि आप इंश्योरेंस का पैसा निकाल सकते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं हो तो कई बार बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने से पहले आपको कई बार और कई बातों पर विचार करना चाहिए। जी, टक्कर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टक्कर साहब, एक बड़ा सवाल, और तो हम निटिग्रिटी में जा ही रहे हैं कि पैसा कैसे मिलेगा। 90 दिन का जो विंडो है उसमें क्या एक मुश्त पैसा आ जाएगा? अगर 90 दिन बाद ही मिलेगा या बीच में किसी को जरूरत है तो मिल सकता है? कोई विशेष कंडीशन है? क्या उस पैसे पे ब्याज आएगा? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। और अगर 5 लाख से ज़्यादा किसी के हैं तो क्या वो डूब ही गए? लेकिन उससे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसी घटनाएं इतनी आम क्यों हैं? देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली अगर हम इनके जाएं बैकग्राउंड में कि क्यों बनाए गए थे, ये बेसिकली जहां पे अनबैंक्ड या एक पर्टिकुलर एरिया को सर्विस करने के लिए, जहां शायद कमर्शियल बैंक्स अभी नहीं पहुंचे थे, ये उन एरियाज के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो गई या कुछ एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उनको सर्विस करने के लिए कि लोगों को वहां पे बैंकिंग सुविधाएं मतलब मिल जाएं, उपलब्ध हो प्रॉपरली।
उनका पीछे बेसिस यही था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, ज्यादातर मैं ये कहूँगा, सभी तो नहीं, लेकिन वो कुछ पॉलिटिकली या जो लोकल लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये उसमें उनका काफी इंटरफेरेंस रहता है। तो उसकी वजह से जो उनके कई बार जो मैक्सिमम फेलियर हो रहे हैं या जो बैंक्स ट्रबल में आ रहे हैं, वो ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो ये जो इंटरफेरेंस की वजह से, जबकि रेगुलेशन है, रिजर्व बैंक से उनको गवर्न करती है, पर रिजर्व बैंक उनके डे टू डे अफेयर्स में तो नहीं इंटरफेयर कर सकती। उनका जो इंस्पेक्शन होगा वो तो साल में एक बार या 2 साल में एक बार होगा इंस्पेक्शन। तो तभी उनको कुछ मालूम पड़ेगा, या फिर कोई विसल ब्लोअर हो, या फिर उनको कहीं से और कहीं से इंफॉर्मेशन आए कि बैंक कहीं से कोई गलत काम हो रहा है, तो तभी आरबीआई इंटरवीन करती है। तो लेकिन होता क्या है कि जब तक कोई एक्शन लिया जाता है रिजर्व बैंक की तरफ से, तब तक नुकसान हो चुका होता है। जैसे कि इस अभी जो रिसेंट एग्जांपल है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का, या फिर जो पहले पीएमसी हुए या और जो जितने भी बैंक्स हुए, तो तब तक वो नुकसान हो चुका था। तो ये एक मेरे हिसाब से कि ये जो लोकल इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक वो रीजन है कि वो उससे जो फंड्स होते हैं वो या तो डाइवर्ट हो जाते हैं, या ऐसे कि जैसे न्यू इंडिया के केस में किसने फ्रॉड कर लिया, पैसा निकाल लिया सारा जी। उसकी वजह से ये कोऑपरेटिव बैंक ट्रबल में हो रहे हैं। तो पंकज साहब देखिए, जैसा टक्कर सर ने बताया कि पर्पस ये था कि जहां पर बैंकिंग सुविधाएं ना पहुंची हो वहां पर लोगों को कैसे बैंकिंग सुविधाएं मिले। लेकिन अब ये तो किस्सा मुंबई का है, और उन्होंने टक्कर साहब ने बड़ा साफ साफ बताया भी कि क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, क्यों उस तरह की घटनाएं घटती हैं। इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं बाहर के लोगों से और बड़ी इंटरफेरेंस होती है उसमें। तो ये बताइए कि आज बॉम्बे जैसी जगह जहां पर देश का हर बैंक मौजूद है, वहां पर भी कोऑपरेटिव बैंक्स और ढेर सारे कोऑपरेटिव बैंक से, क्या वो लोगों को रहता है कि वो जाके एक प्रॉपर बैंक की जगह कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाते हैं? ऐसा क्या लालच होता है? लालच में गलत शब्द शायद थोड़ा लगेगा, लेकिन ऐसी क्या चीज होती है कि उनको क्या बड़े बैंक्स अलाउ नहीं करते खोलने के लिए, तो फिर उन्हें वहां जाना पड़ता है, या थोड़ा बेहतर ब्याज मिलता है, वो एक चीज होती है? बिल्कुल सही कहा विपिन जी आपने। देखिए, एक तो लालच भी हो सकता है, बट एक अकेला लालच वजह नहीं है। लालच मतलब क्या है कि आपको जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है वो दूसरे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के मुकाबले में, जो सरकारी बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, उनके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। लेकिन वो एक अकेली वजह नहीं है। दूसरी दो वजह मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं। एक तो ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन, आपको अकाउंट खोलने के लिए शायद जो केवाईसी का प्रोसेस है वो बड़े बैंक में, जो जैसे मैंने कहा कि जिन्हें शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, उन बैंक्स में वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है शायद नहीं खुलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल जाता है और अकाउंट खुल जाता है। तो ऐसे लोग जिनके पास में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके बावजूद भी अकाउंट खोलना यहां पर मुमकिन हो जाता है। दूसरी बात है वो ये है कि कोऑपरेटिव बैंक का जो स्टाफ होता है, कई बार वो सच में बहुत कोऑपरेटिव होता है। तो यहां तक कि अगर कोई आपका छोटा बिजनेस है और आपने अकाउंट खोला है, तो आपके ऑफिस में आके, आपके जहां भी आपका जो बिजनेस है वहां पर आके, आपके शॉप पर आकर आपको सर्विस दे देंगे। तो जो कि बड़े बैंक में बहुत बड़े व्यापारी के लिए होगा, ये कोऑपरेटिव बैंक में छोटे व्यापारियों के लिए भी वो सुविधा मिल सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि एक तो कोऑपरेटिव होना स्टाफ का वो फायदेमंद लगता है। उस वक्त आपको लगता है कि आसान है, मेरे घर पर आकर मेरे काम हो जाते हैं, इसके लिए अकाउंट खुल जाता है। और दूसरा जो मैंने कहा कि थोड़ा इंटरेस्ट यहां पर ज्यादा मिलता है, उसका लालच भी थोड़ा सा यहां पर देखने को मिल सकता है। और कई बार ये होता है जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, इनका जो स्टाफ होता है वो आपके कई ऐसे कि मेरे गांव वाला है उसका बैंक है, ये थाने सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, नागपुर सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, तो इस तरह के भी संबंध निकलते हैं। और फिर जैसा भी ठक्कर साहब कह रहे थे कि काफी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग होते हैं, जो रिलेशन निकाले जाते हैं, तो इस तरह से भी बहुत सारे अकाउंट खुल जाते हैं। जी ठक्कर साहब, ठीक है, अब जो ये तो एक बात हुई, लेकिन अब जो जिन लोगों के पैसे फंस गए हैं वो कैसे निकलेंगे? क्या पैसे निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान होती है?
5 लाख का इंश्योरेंस ज़रूर है। ये भी मैंने पढ़ा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं 1.25 लाख के अंदर, उसमें करीब करीब 90% प्लस में वही हैं जिनके पास इतने ही पैसे हैं। कुछ ही एक होंगे जिनके बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पे रहे होंगे। लेकिन क्या ये प्रोसेस आसान है? एक तो 90 दिन का विंडो ही अपने आप में बड़ा विंडो है, क्योंकि किसी को भी कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। जी देखिए, क्या है कि DICGC ने जो कि इंश्योरेंस देता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, उन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस केस में, जैसे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में। उसमें उनको इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कि 14 मई तक उनको उसमें अप्लाई करना है। वो एप्लीकेशन में उनको वेरियस इंफॉर्मेशन देनी होती है, अकाउंट के डिटेल्स और कोई साथ में जो भी वो उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। तो उसके तहत एक बार वो क्लेम लॉन्च कर देंगे तो फिर वो DICGC उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद पैसा मिल जाएगा। उसमें कोई ज्यादा देरी नहीं होगी। जो 90 दिन का जो विंडो है, वंस अगर आपने उसमें आपकी एप्लीकेशन डाल दी है और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, इसके लिए जो उनको देखना पड़ेगा कि जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख पर कस्टमर या पर डिपॉजिटर, मैं कहूँ टू बी मोर स्पेसिफिक, पर बैंक के हिसाब से मिलता है। तो अगर आपका चाहे एक अकाउंट है या आपके 3-4 अकाउंट अलग अलग है, फिक्स डिपॉजिट, RD, सेविंग अकाउंट, सबको कंबाइन करके आपको पर पर्सन के हिसाब से मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा। उसके ऊपर अगर आपका जो बैलेंस है वो, उस पर आपका कोई क्लेम नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आगे बैंक की क्या आगे होती है, किस में मर्ज होता है या नहीं होता है। तो वो पैसा तो डिपेंड करेगा कि आपको मिले या नहीं मिले। लेकिन मैं लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। कि देखिए, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख पर कस्टमर पर बैंक की है। अगर लोग कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना भी चाहते हैं, चाहे वो ज्यादा ब्याज है, चाहे वो उनको कोई फ्रेंड सर्कल या कोई रिलेटिव्स या कोई उनको इन्फ्लुएंस करके कह रहा है कि मेरे इस बैंक में आइए, लेकिन वो उसको डिवाइड करें। उससे एटलीस्ट इन केस ऐसे जब जब भी कोई इशू आएगा, एटलीस्ट उनका पैसा सेफ रहेगा कि वो 5 लाख एक बैंक में रखें, 5 लाख दूसरे बैंक में, तो उनको 20 लाख है तो 4 बैंकों में डिवाइड कर दें। और मैं तो यही सबको एडवाइस करूंगा कि जहां तक हो सके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के जो अच्छे बैंक हैं उनमें पैसा रखा जाए। ऑब्वियसली वहां पे सेफ्टी बहुत है और फर्क कितना होता है ब्याज का, हार्डली नॉर्मली आधा % या 0.75%, इससे ज्यादा फर्क नहीं है ब्याज में। जी, लेकिन पैसा सुरक्षित रहेगा। पंकज साहब, एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा भी हम आपसे कर रहे थे वो ये कि आप फर्ज करें कि किसी की कोई SIP चल रही हो, किसी का कोई लोन चल रहा हो जो डायरेक्ट डेबिट होता हो, तो फिर वैसे कस्टमर्स का अब क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो ECS मैंडेट है, आपने NACS दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपका जो डेबिट है, चाहे वो लोन की EMI पे करने की बात हो या SIP हो या किसी तरह का भी आपका अकाउंट से डेबिट होना हो, वो जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे वो चलता रहेगा। और उसका नुकसान ये है कि यहां से तो पैसा जाएगा नहीं। तो अगर आप SIP कर रहे हैं तो खैर SIP में एक चीज अच्छी है कि पैसा नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोई वहां पर चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर लोन की बात हो तो लोन में तो दो प्रॉब्लम है। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब हो जाएगा क्योंकि आपका पैसा लोन की EMI बाउंस हो रही है। और दूसरी बात, जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो भी आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा। तो इसके लिए तुरंत जब आपको मालूम चलता है कि बैंक से अब आपका डेबिट नहीं होगा, इमीडिएटली आप अपनी SIP रोक दें और आपको नए बैंक से SIP शुरू करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका पैसा यहीं पे था, नहीं करनी है तो नहीं भी करें। लेकिन अगर लोन की EMI चल रही है तो वो तो आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, वहां पर जिस बैंक से, उदाहरण के तौर पर आपने जो लोन लिया हुआ है वो SBI से लिया है और जो आपकी EMI जा रही थी वो आपकी फिलहाल न्यू इंडिया बैंक से जा रही थी, तो इस केस में आप SBI बैंक को अप्रोच करेंगे और वहां पर जो आपकी डेबिट मैंडेट है उसको आप चेंज करेंगे। तो आपका बैंक चेंज हो जाएगा और जो आपका खाता किसी भी दूसरे बैंक में जहां पर हो, जहां से आप चाहते हैं कि आगे की EMI जाए, उस बैंक की डिटेल आप वहां पर देंगे ताकि आपकी जो EMI है वो बाउंस ना हो, वो जाती रहे। ये जल्दी जल्दी करा लें अगर किसी वजह से आपका पैसा इस अकाउंट से जा रहा था EMI के तौर पर, SIP, RD कुछ भी हो सकता है, उसे आप तुरंत इसमें जो चेंज करना है वो कर ले। अच्छा टक्कर साहब, एक सवाल और था यहाँ पर, वो भी कई दर्शकों के मन में है कि ये जो 5 लाख रुपए हैं ये एक साथ एक मुश्त मिल जाएंगे या ये भी टुकड़ों टुकड़ों में आएंगे? नहीं, ये जो इंश्योरेंस है वो DICGC से
एक बार आपका क्लेम लॉन्च हो गया और उन्होंने उस पर वेरिफिकेशन कर ली है, तो ये आपको पैसा एक ही लॉट के अंदर मिल जाएगा। इसमें आई थिंक कंज्यूमर्स को कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं एक और बात, जो पंकज जी बात कर रहे थे रिगार्डिंग ईसीएस में वो देने के लिए इंस्ट्रक्शंस, तो ये बहुत जरूरी है। मैं सबको दोबारा उसको एक एम्फसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका अगर किसी वजह से वो बाउंस हो गया जो इंस्टॉलमेंट जब मैंडेट है, तो उनका कस्टमर का सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो उनको फ्यूचर के लिए उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये एक बड़ी मतलब जरूरी है सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने ईसीएस मैंडेट दे रखा है या नैश जो अब जिसे बोलते हैं हम आजकल, वो इमीडिएटली जाके अपने जिस बैंक के अंदर लोन है वहां पे चेंज करवाएं, ताकि उनका सिविल जो स्कोर है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए। जी बिल्कुल। तो ये अगर जो भी दर्शक हैं ऐसे अगर हमें सुन रहे हैं और इस तरह का आपका कोई मैंडेट है जहां पर आपकी ईएमआई यहाँ से कटती है, लोन किसी दूसरे बैंक का है, तो प्लीज़ उसको तुरंत अप्रोच करके चेंज कराएं, बातचीत करें, ताकि आपका ना तो ईएमआई जंप हो ना आपका सिबिल का कोई रॉन्ग इम्पैक्ट उस पर आए। हमें एक यहाँ छोटा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। बहुत लोग होंगे जिनके अक्रॉस इंडिया किसी कोऑपरेटिव बैंक में खाते होंगे, अभी तक सब सही चल रहा है, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे आप कोऑपरेटिव बैंक जिसमें आपका खाता है या आप खुलवाना भी चाहते हैं उसकी सेहत का पता लगा सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पैरामीटर है? अब तो इसका रेगुलेटर भी देश का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई वही इसे रेगुलेट करता है। और एक और सवाल कि कहीं बात आई सरकार की तरफ से ऐसा आधिकारिक तो नहीं, लेकिन एक बयान है ज़रूर कि 5 लाख वाली रकम को भी, पहले भी 1 लाख थी, उसको बढ़ाकर 5 किया, अब और बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये और हो सकता है? ये 2-3 सवाल रहेंगे जो हम पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फंसे पैसे मिलेंगे ऐसे, जी हाँ, बात कर रहे हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की, जहां पर एक बड़े गबन के बाद अब आरबीआई ने उसके कामकाज पर रोक लगा दी थी। और बड़ा सवाल यही कि लोगों के पैसे वहां फंस गए थे। हालांकि 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस रहता है, लेकिन 5 लाख कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, क्या प्रक्रिया है, और पैसे थे तो उनका क्या होगा, आगे क्या करना है, बैंक में खाता रखना है नहीं रखना, तमाम ऐसे सवाल हैं। तो चलिए फटाफट कुछ और महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। एक बड़ा सवाल आएगा टक्कर साहब, वो ये कि क्या ये बैंक आगे इसका क्या होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए कि अगर इसकी अनियमितता दूर हो जाए और उसे फिर से चलने का मौका मिले, क्या करना चाहिए? लोगों को इसमें अपना खाता रखना चाहिए या बाहर निकल जाए? देखिए, जो अभी जो एक्सपीरियंस हुआ है लोगों में, जो ये इशू आया है, देखिए इससे एक चीज ये प्रूव होती है कि बैंक के अपने गवर्नेंस इश्यूज थे, उनके सिस्टम वगैरह ठीक नहीं थे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इतना बड़ा फ्रॉड करता रहा और किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा, देखिए बैंक का साइज देखते हुए 122 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, वैसे ही बड़ा अमाउंट है, और बैंक का साइज को देखते हुए तो बहुत ही एक बड़ा अमाउंट है। तो यानी कि वहां पे गवर्नेंस की प्रॉब्लम, गवर्नेंस इश्यूज हैं, और सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है कि लोग किसी को मालूम, मतलब बहुत लेट मालूम पड़ा कि जब तक नुकसान हो चुका था। तो उसको देखते हुए तो मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि उस बैंक के अंदर अपना खाता रखें, और लगता भी नहीं है कि बैंक दोबारा ऐसे कुछ चांसेस हैं रिवाइवल के जी। तो अगर कुछ होगा तो मैक्सिमम ये है कि किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो सकता है। फिर तो ऑब्वियसली जिस बैंक में अगर मर्ज होगा तो वो अगर बैंक सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, देन दे कैन कंटिन्यू इसी बैंक के अंदर ही। लेकिन अगर ये बैंक बाय इटसेल्फ ही ऐसे, वो चांसेस बहुत रिमोट है, बट कंटिन्यू करता है, तो मेरा तो एडवाइस होगी कि अपना अकाउंट शिफ्ट करके किसी अच्छे और किसी बैंक के अंदर खाता खोलें। ठीक है मटवाल साहब, कोई तरीका जिससे अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक में आप हैं तो थोड़ा अंदाजा लगा पाएं कि भाई आपके बैंक की सेहत कैसी है? किसी भी बैंक की सेहत मालूम करनी है तो उसके आपको बैलेंस शीट देखनी होगी, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही देखने होंगे कि बैंक के पास एनपीए कितना है। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम कब आती है, यहाँ पे तो खैर सीधी सी बात थी कि यहाँ पर तो चोरी हुई है पैसे की, लेकिन अदरवाइज कई बार ये भी देखा जाता है कि आपका जो लोन है वो टाइम पर पेमेंट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो डिपॉजिटर है उनका जो पैसा है वो रिस्क पर है। तो या तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जो खराब है, या फिर जो फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज हैं उसमें वो देखी जाती हैं। तो दोनों ही केसेस में अब जो ये मामला था, खैर इसकी तो हम
अगर आप बैलेंस शीट भी देखेंगे तो भी नहीं मालूम चलेगा शायद। लेकिन अगर वैसे देखना है आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो यही देखना है कि एनपीए कितना है, कितना ऐसा लोन हो गया जो रिकवर नहीं हो रहा है, किस तरह से पेमेंट आ रहा है। बट मैं सच बोलूं, ये आसान नहीं है आम आदमी के लिए इसका पता लगाना। तो अच्छी बात यह है कि आप अगर सच में कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत रख लें। अगर आप सच में किसी को ओबलाइज करना चाहते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में शायद आप कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से इंडिया में इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, उनमें अपना पैसा डिपॉजिट रखिए। आपकी अल्टीमेटली वो हार्ड अर्न मनी ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आपको उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है टक्कर साहब, क्विकली एक सवाल, क्योंकि ऐसी बात शायद कल बैंकिंग सेक्रेटरी की तरफ से आई थी या सरकार की तरफ से आई थी कि ये जो 5 लाख की सीमा है उस पर और बढ़ाने का विचार हो सकता है। ये जो लॉस है कि आपका पैसा डूब जाए, इन दैट केस उतना आपको इंश्योरेंस मिले, क्या ये और बढ़ सकता है हाल फिलहाल में? देखिए, जो लास्ट रिवीजन हुआ था 2020 में हुआ था, जबकि ये सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। तो अभी इसको समझ लिए 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो एक इंक्रीज करना तो एक बनता ही है। एक तो है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसे की वैल्यू है वो काफी कम हो जाती है टाइम के हिसाब से, एक वो है। और दूसरा है कि आज की टाइम में 5 लाख को इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक जो है कस्टमर 4 या 6 बैंकों या 8 बैंकों में अपने अकाउंट रखे। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अच्छे बैंक है, वहां सेफ है, कितना अमाउंट रखिए कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल आज के टाइम देखते हुए मैं ये फील करता हूं कि एक 10 लाख की लिमिट तो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये लिमिट बढ़े ना बढ़े, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पैसा ना फंसे। अब ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, जैसे पंकज जी भी कह रहे थे कि आप पता लगा लेंगे कि बैंक सही है या गलत है। लेकिन हाँ, कोशिश आप ये रही कि अपने केवाईसी को अपडेट रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए। तो आप किसी भी, अगर आपके पास पैसे हैं तो देखिए कोई भी बैंक चाहेगा कि आप उसके यहाँ पर पहुँचे, तो आप किसी अच्छे सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के बैंक में खाता खुलाएं। कोऑपरेटिव बैंक्स खराब है हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये खतरा वहां पर बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह के सिस्टम में वो काम करते हैं, जिस तरह का उनका पूरा मैनेजमेंट होता है, किसी भी बैंक के साथ अगर निकल के कोई ऐसी घटना घट जाएगी तो उसके बारे में तभी पता चल पाता है जब वो घटना हो जाती है और फिर आपके पैसे फंस जाते हैं। पर उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातों से एक पूरे बैंकिंग सिनेरियो को आप समझ पाए होंगे, और जो दुर्भाग्यशाली कस्टमर्स जिनके पैसे फंस गए हैं उनको भी 5 लाख रुपए तो अब उनके मिल जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। बस जो चीज़ें यहाँ बताई उन्हें आप फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, हमारे दर्शकों को ये सारी बातें समझाने के लिए। नमस्कार।